हैं। अभी मैडम ने जो है बहुत ही अच्छी तरह से काव्य के बारे में बताया। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे ही कविता का स्तर हमें और अधिक प्रेरित करता है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास अगर देखें तो देखते हैं कि वहाँ पर जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य के साथ साथ भक्ति काव्य संतों ने समाज को किस तरह राह दिखाया। मैं जानती हूँ समाज परिवर्तनशील है। समाज जब बदलता है समाज के साथ भाषा बदलती है, और जब भाषा परिवर्तित होती है साहित्य का स्वर परिवर्तित होता है। इसका स्पष्ट प्रमाण है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले हम देखते हैं जैसे वाल्मीकि ने क्रोंच पक्षी की वेदना को देखकर अपने आप छंद प्रस्फुटित होने लगे। वहां से हम समझते हैं शायद काव्य का आरंभ हुआ। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली हिंदी, ये सब रूप कविता ने धारण की। वहां से जो है कविता चलती हुई यहाँ तक पहुंची। नामवर सिंह कहते हैं कि वैदिक ऋचाएं जो थी उन्हें समझाने के लिए उसको गीति शैली में गाया जाता था। शायद वह गीत का प्रारंभिक रूप होता। आदिकाल में हम वीर रस की कविताएं देखते हैं, लेकिन वहां की भाषा अपभ्रंश की, पाली थी, प्राकृत थी। भक्ति काल में हम देखते हैं कबीर ने समाज की स्थिति को किस तरह देखा, समाज में कैसे सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने मनुष्य को कदम कदम पर एक एक सामान्य प्रतीकों के माध्यम से सरल भाषा में सामान्य जनता समझ सके उस भाषा में उन्होंने समाज को एक नई राह दिखाने का प्रयास किया। वहीं पर लोकमान्य, लोकनायक तुलसी ने जनता के सामने राम के आदर्श को प्रस्तुत किया। लोक भाषा में उन्होंने राम के चरित्र को हमारे सामने रखा। जो आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखा, उन्होंने कहा कि राम का जीवन कैसा है, राम के जीवन में कितने संघर्ष है, राम ने किस तरह अपना जीवन जिया है। लोक भाषा में आम जनता को समझाने का प्रयास तुलसीदास ने किया। ये तुलसी के काव्य की महत्ता है। सूरदास ने वात्सल्य रस से ओतप्रोत मनोविज्ञान का चित्रण किया, जो आज भी हमें आनंद प्रदान करता है। मीरा का काव्य तो मिश्री की उस डली के समान है जिसे आप किसी भी और से किसी भी कोने से चखे मिठास ही प्रदान करेंगे। और इतना समय बीत गया है, लेकिन आज भी जगह जगह पर वे भक्ति का संत कवि हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कविता का स्वर फिर बदला। कविता अब फिर से जो है राजा के दरबार में, वहां पर उसके कला पक्ष को महत्व दिया गया। बिहारी ने, घनानंद ने, सभी ने अपने दृष्टिकोण से काव्य के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद कविता का स्वर बदला। यहाँ पर न ईश्वर आराधना थी, न श्रृंगारिकता। अब पहली बार कविता में देश प्रेम की भावना है। भारतेंदु ने कहा, हाँ हाँ भारत दुर्दशा अब न देखी जाए। वहीं पर उन्होंने मातृभाषा प्रेम के बारे में बताया। निज भाषा उन्नति है, यही उन्नति को मूल। भारतेंदु की सभी कवियों ने देश प्रेम की भावना, जनता को जागृत करने का प्रयास किया, उनमें राष्ट्रीयता के भाव को लाया। द्विवेदी कवियों ने भी जनता में यही राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। लेकिन मूर्धन्य कवयित्री है तथा कादम्बिनी क्लब का जो मंच है वो मुख्यतः कविता का मंच है। अतः स्वाभाविक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कविता की यात्रा पर चर्चा की जाए। इसी कारणवश यहाँ पर कहाँ जा रही है कविता, ये उन्होंने जो विषय है उसका आईएच ने चयन किया। मेरी दृष्टि में ये जो विषय है वो अत्यंत विस्तृत है, व्यापक है, गहन है तथा शोधपरक है। और गागर में सागर सदृश संपूर्ण हिंदी काव्य का इतिहास इसमें समाविष्ट है जो संगीता जी ने किया। तथापि इसमें हम लोग विशेष रूप से देखेंगे कि ये जो त्रयी है यहाँ पर इन्होंने निर्धारित समय की सीमा में विषय का अत्यंत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ।
काव्य शास्त्र में पंच कलाओं का महत्व रहा है, जैसे वास्तुकला, शिल्प कला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला। और इसमें काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें भौतिक उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती और कविता जो होती है वो जन संवेद्य होती है। कविता का, जैसे अहिल्या जी ने कहा, कविता का जो आरंभ हुआ वो निषाद के द्वारा क्रौंच वध के कारण आदि कवि वाल्मीकि के हृदय से प्रस्फुटित करुण रस धारा से हुआ। शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोकः भवतु न अन्यथा। मां निषाद का उल्लेख तो ऋषभ जी ने किया ही है। सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ये तो ठीक है, किंतु इसमें डूबना पड़ता है, गहन बैठ लगानी पड़ती है। जैसे कहा गया था कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जिन खोजा तिन पाया, जो काव्य के तत्व को खोजते हैं, जो इसमें छिपे हुए मंजू मोती हैं, उनको यहाँ पर संकलित करते हैं, पैठ लगाते हैं, तभी काव्य का आस्वाद हम ले पाते हैं। तो कवि ने ठीक ही कहा था, कविता चाहे आदिकाल की हो या आधुनिक काल की, यह कवि की आत्माभिव्यक्ति होती है जिसका आस्वाद रसिक अथवा सहृदय लेते हैं। काव्य की यात्रा में दो प्रकार की रचनाएं प्रधान होती है। एक कालजयी रचनाएं जिसका प्रभाव स्थायी होता है और दूसरी रचनाएं जो तात्कालिक प्रभाव डालकर काल के प्रवाह में विनष्ट हो जाती हैं। और रतन धन खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। उस काल में भी ये बात जनों के लिए थी, आज भी हमारे लिए है। तो इस प्रकार से ये कालजयी रचना होती है जो समस्त देश काल आदि का अतिक्रमण कर देती है। प्रबंधात्मकता के उपरांत भी रामचरितमानस को ही किया मैंने। रामचरितमानस का जो माधुर्य है, कथा का माधुर्य, अवधि का सौंदर्य, दोहा, सोरठा, चौपाई का प्रभाव, रसात्मकता, अलंकारिकता आदि के कारण रामचरितमानस आज भी क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयतायाः सदृश प्रतीत होता है। आप देखिए कि उसमें जो पंक्तियां थी, ये तुलसी की प्रतिभा का ही संस्पर्श था। कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कहती। तो ये जो लयात्मकता, ध्वन्यात्मकता जो है वो रसिकों को निश्चित रूप से आकर्षित करती है और कविता जो है वो गुनगुनाने के लिए रसिक बाध्य हो जाता है। ये जो आनंद तुलसी ने प्रदान किया है, ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है जो अन्यत्र दर्शित नहीं होती। विनय पत्रिका जैसे काव्य में रसिकों को रसाप्लावित करने की शक्ति थी। अतः लोक संग्रह, जैसे कि ऋषभ जी ने कहा, लोक संग्रह की भावना के कारण यह काव्य जो है, भक्तिकालीन काव्य, वो आज भी अमर है, चिरंतन है, शाश्वत है और काव्यजयी है।